नमस्कार, टीवी 9 की बजट बैठक 2023 में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। इस सेशन में बात होगी उत्तर प्रदेश की, केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश, और बात सियासत की भी होगी, चुनावों की भी होगी। और जब बात उत्तर प्रदेश की आती है, चुनावों की आती है, तो बात राम मंदिर की भी होगी। तो इस सेशन में सबसे पहले मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं। हमारे साथ गौरव छात्रा जी हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी टीटू हैं, स्पोक्स पर्सन आरएलडी। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनका भी तालियों के साथ स्वागत। शिवम त्यागी जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। और अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और सबसे पहला सवाल तो मैं अनिला जी आप ही से लेना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश चूंकि डबल इंजन की सरकार है और केंद्रीय बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से 2024 की तरफ लोग देख रहे हैं, तो क्या माना जाए कि राम मंदिर, अयोध्या, बजट का फोकस उधर होगा या फिर महंगाई, रोजगार, किस तरह से आप देख रही हैं? मेरी सबको राम राम। और 2024 के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो आपको लगता है कि अगर हम अपनी आस्था का सम्मान करते हैं तो पूरा चुनाव जो है आस्था पे ही निर्भर करेगा? जी नहीं। अगर हम विश्व की 5वीं सबसे मजबूत आर्थिक व्यवस्था बन गए हैं तो काम तो किया ही होगा ना। बिना काम किए तो इतनी मजबूती नहीं आ सकती है। जिस प्रकार से जो बाउंस बैक किया है कोरोना के बाद हमारे राष्ट्र ने, और ख़ासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के अपने आप में एक देश है, 25 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य है। जिस प्रकार से पूरा एक मैनेजमेंट हुआ कोरोना काल में, वो अपने आप में एक उदाहरण स्थापित करता है। आज पूरे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा एमएसएमई है यहाँ पर। अगर हम भुगतान की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भुगतान में भी, चाहे वो गन्ना भुगतान है, उसमें अव्वल नंबर पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना को देख लीजिए, हर घर जल की बात कर लीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर लिए, चौतरफा जो एक डेवलपमेंट हो रहा है मेरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत है। और उस विकास के ऊपर हम पूरे निर्भर कर रहे हैं कि दोबारा उत्तर प्रदेश जो है कम से कम 70+, 80 हम सोच रहे हैं, पर 70+ तो जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे ही डालेंगे। और भगवान श्री राम की अगर हम बात करते हैं, रामलला मंदिर की अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अपना जो संकल्प पत्र रहा है उसमें हमेशा लिखा है कि हाँ, हम रामलला मंदिर का निर्माण चाहते हैं, भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं। वो हमारी आस्था है, मजबूती से कहते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं और भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। जी मैम, लेकिन मैंने सवाल ये किया क्योंकि देखिए इसको लेकर तो अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 से पहले बनकर वो तैयार हो जाएगा राम मंदिर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपने कहा कि देखिए डेवलपमेंट में अब देखिए महंगाई की बात हो रही है, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, इन्फ्लेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उस पर विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता है, विरोधी दलों की तरफ से कहा जाता है कि देखिए राम मंदिर का नाम लेकर धर्म की बात कह के मुद्दे डाइवर्ट करते हैं। बजट में जो मैंने सवाल पहले किया, मैंने इसीलिए उसको आपसे पूछा स्पेसिफिकली तरीके से कि बजट का फोकस किस ओर होगा? इस बार महंगाई से राहत मिलेगी, रोजगार मिलेगा, कुछ इस दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे? अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन जो है पहले से उसमें कमी आई है जी। तो जो एक बोला जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं, परंतु विश्व की अलग अलग जो आर्थिक एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहा है कि भारत में वी शेप्ड रिकवरी हुई है। तो रिटेल इन्फ्लेशन डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि इस प्रकार का जो एक काल आया, कोरोना काल आया, वो अपने आप में एक ऐसा युद्ध था जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा और एक अच्छे सेनापति के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उनका पूरा साथ दिया। ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो आप कह रहे हैं, बजट के बारे में भी बात कर रहे हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, सुरक्षा की बात कर लें, महिला की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, अद्भुत कार्य हुआ है।
तो जो है डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र जो हमेशा हमारे राज्य के साथ मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना हो रहा है। एक्सप्रेस वे के नाम से उत्तर प्रदेश जानने लगे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 12 नेशनल एयरपोर्ट्स, कमाल है। और जो जाल बुना है सड़कों का और एक्सप्रेसवेज का, मतलब अपने आप में अद्भुत हो गया है पूरा पूरा उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है मैम, मैं लौटूंगा इस पर। जैसा आपने कहा कि बाउंस बैक हुई है इकोनॉमी कोरोना के बाद से, और इन्फ्लेशन रेट को, रिटेल इन्फ्लेशन रेट का जैसे आपने जिक्र किया उसमें भी थोड़ी कमी आई है, उस पर मैं लौटूंगा। लेकिन एक छोटा सा और जवाब दे दीजिए टैक्स स्लैब को लेकर। टैक्स स्लैब में क्या इस बार जनता को राहत मिलनी चाहिए? 2014-15 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ। छोटा सा आंसर मैडम। देखिए, ये बहुत जल्दी हो जाएगी, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूं। अगर टैक्स स्लैब में कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, मुझे लगता है उचित समय पर तभी सामने आएगा। ठीक है मैम, लौटूंगा आपके पास। अभिमन्यु जी, आपके पास आ रहा हूं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं मुख्य विपक्षी पार्टी? भविष्य जी, आपको, पैनल में मौजूद सभी लोगों और सभी ऑडियंस को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए भविष्य जी, मिडिल क्लास के लिए इन्होंने कहा टैक्स में छूट मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर जो है, सब जानते हैं किस तरह से विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ती जा रही है लगातार, और लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, स्कॉलरशिप आ नहीं रही है। जो 6% सरकार का नियम है, 6% जो जीडीपी का योगदान है, 6% उस बजट में से शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार में, मैं कहूँ भाजपा की सरकार में, कुल 3% खर्च हो रहा है। अभी हिडनबर्ग एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया का 30वें नंबर का अमीर शख्स किस तरह से फाइनेंस फ्रॉड करता है और 7वें नंबर पे पहुंच गया। अब जो नुकसान हो रहा है देश को, वो आपकी और हमारी जेब से पैसा जाएगा। ये जो फ्रॉडी हो रही है, हम कहना चाहते हैं ये जुमलेबाजी बंद कर दें। इससे अच्छा है नुकसान जो होने वाला है उससे हमें बचा लें, क्योंकि ये नुकसान है इसकी भरपाई अब ऐसा होगा कि लोग फांसी खाने लगेंगे। हमारी जो बहन जी बैठी हुई है, दीदी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि गन्ने का पेमेंट हो रहा है। मैं गन्ना किसान हूं, गन्ने का पिछले साल का बकाया नहीं, सिंबावली शुगर मिल है, हापुड़ जनपद में पड़ती है, और गन्ना किसान, इस बोतल की भी एक रेट फिक्स है, 10 रुपए 5 रुपए, लेकिन हम बिना रेट तय हुए गन्ना डाल रहे हैं। ये विडंबना किसके साथ है? हम किसानों के साथ है। किसान का गेहूं जो गया 2100 रुपए कुंटल के हिसाब से गया, सरकार ने पूरी खरीद नहीं करी। सरकारी आंकड़ा है 10% में सरकारी खरीद होता है गेहूं का, लेकिन आज गेहूं आप चक्की पे जाइए 32 रुपए किलो गेहूं है। ये लूट किसके साथ हो रही है? आपके और हमारे साथ हो रही है लूट। और ये लूट करवा कौन रहा है? सरकार करा रही है। और कर कौन रहा है? स्टॉकिस्ट कर रहे हैं। स्टॉकिस्ट कौन है? वो है जो पकड़ा गया अभी, उस पर जांच कब होगी? सारा लूट लिया, बैंकों से लूट हो रही है, सब प्राइवेट कर दिया। सेल, रेल, घेल, बेल, सबको लूट दिया, प्राइवेट कर रहे हैं। रेल में रोज 2.5 करोड़ लोग चलते हैं। कांग्रेस की सरकार में 35 पैसे किराया था, आज 1.25 रुपए किराया हो गया। इस बजट पे 70 साल में 50 लाख करोड़ का ऋण था देश पे। बजट पे क्या मांग कर रहे करोड़ का हैं? बजट सेंट्रिक थोड़ा सा रहेंगे। बजट में क्या कुछ मांग कर रहे हैं? आपने कहा बजट पे तो हम कहना चाह रहे हैं, इन्होंने वादा किया चुनाव में कि किसानों को लाभ देंगे, और वो लाभ में योगदान इस तरह से होगा कि किसान वहां गोडाउन बनाएगा, सरकार उसमें सब्सिडी देगी, पैसा देगी। इन्होंने कहा कोल्ड स्टोरेज किसान खोलेगा। बताइए कहां खुल रहा है? एक पिछली सरकार में योजना चलती थी कामधेनु की, छुट्टा जानवर। आप बताइए, गोवंश, जय गौ माता की जय नाम से सरकार बनाते हैं, कहां है अब गौ माता? खेत खेत किसान परेशान है, फसल खा रहे हैं, या वो गौ माता परेशान है? ये भाजपा वाले तो मजे में है, गौ के नाम पर सत्ता पा लिया, अपनी मलाई चाट रहे हैं सत्ता की, और कहीं कुछ नहीं है, अहंकार में डूबे हुए हैं। विपक्ष का कोई आदमी बात करता है तो ईडी, पीडी, सीडी सब पहुंच जाती है। लेकिन मैं खुद किसान हूं, इसलिए मैं डर नहीं रहा हूं, इसलिए मैं ये बात कह भी पा रहा हूं। ठीक है सर। शिवम जी, मैं आऊँ आपके पास, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन ले लूँ। इंद्रजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसानों का जिक्र हो रहा है, तो राकेश टिकैत साहब भी दोबारा से फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बजट में फिलहाल किसानों को लेकर क्या कुछ मांगे, और ओवरऑल किस तरह से क्या आस लगाए बैठे हैं आप लोग? देखिए, एक कहावत है, भूखे भजन ना हो भजन गोपाला, ये री कंठी ये री माला। बहन जी कह रही थी मंदिर बन रहा है, मंदिर बनना चाहिए, गुरुद्वारे बनने चाहिए, गिरजाघर बनने चाहिए, हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन भूखे पेट भजन भी नहीं होने का। सबसे पहले तो किसान, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था, 60% अर्थव्यवस्था किसानी पे निर्भर है। हम पिछले 1 महीने से निरंतर
हजारों लाखों की तादाद में पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि गन्ने का आप गन्ना खरीद रहे हैं, इसकी हमको कीमत क्या मिलेगी। आप एक ठेली वाले पे 1 दर्जन केले लेने जाइए, आपको पूछना पड़ेगा कि आपने क्या रेट है दर्जन का, और उसको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या रेट है। आज तक किसान, पिछली दफ़ा क्योंकि चुनाव थे, सितंबर में गन्ने की पेमेंट घोषित होगी थी, आज तक पेराई के 3 महीने हो गए, किसान को यही नहीं पता कि तेरा माल जा रहा, टनों लाखों टन गन्ना चला गया, मुझे कीमत क्या मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मीटिंगों से संबोधन करते हुए ये कहा था कि आवारा पशुओं से हम आपके खेत की रक्षा करेंगे। हम ये कह रहे हैं, बताइए आपने क्या रक्षा करी। एक बात अभी आप देखेंगे, केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बड़े बड़े इवेंट करती है, बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के MOU साइन करती है, लेकिन इन्वेस्टर आते कितने हैं, इन्वेस्टर आते क्यों नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। आप उसकी चर्चा बहुत बढ़िया करेंगे, बढ़िया बढ़िया ऐड देके, बढ़िया होटल में करेंगे, बढ़िया खाना खिलाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगे, करोड़ों अरबों रुपए के MOU साइन होंगे, लेकिन पटल पे क्या है, पटल पे क्या है। सबसे पहले आपको किसी इंडस्ट्रीज को बुलाने के लिए उसको जमीन देनी पड़ेगी। बजट आ रहा है, आप बजट में आपने ये सेशन रखा है, बजट में आप परिविधान रखिए किसान से उसके सेटिस्फैक्ट्री रेट से, जिस रेट पे किसान खुश होता है उससे आप उसकी जमीन खरीदिए और 10% 20% सब्सिडी देकर इंडस्ट्रीज को दीजिए। होता क्या है, मेरे किसान से आप जमीन सस्ती ले लेते हैं, प्रॉफिट रख के बेचते हैं, किसान फिर कोर्ट में जाके मुआवजा मांगता है। इसके ऊपर चर्चा नहीं होती किसान क्यों जाता है बार बार। जब किसान की जमीन से ही आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, भर पेट किसान को रेट दो और उसके बाद आप सब्सिडी देकर इंडस्ट्री लगाओ। देखो कैसे नहीं MOU आपके सक्सेस होते, कैसे नहीं आप होता। किसान, जब एक समय था लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, हम अपने खाने के लिए भी अनाज बाहर से मंगाते थे। आज हम इंडिपेंडेंट हैं, अपने देश में खुद उपज पैदा कर रहे हैं और दूसरे देशों को भेज रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या था, हमने किसानों को सब्सिडी दी, किसानों को उनके उपकरण जितने थे उपकरण पे उनको राहत दी, खाद पे राहत दी। आज 50 किलो का खाद का कट्टा आपने 45 किलो का कर दिया। किसान के ट्यूबवेल पे बिजली के बिल लगा दिए। आप कैसे तरक्की चाहते हैं? ठीक है सर, आप देखिए GDP, अबे पीछे GDP के आंकड़े आए थे कोरोना के बाद, सबके GDP माइनस में थी। अगर GDP प्लस में थी तो कृषि की, आप उस पर वर्जन नहीं करेंगे। आप मंथन कीजिए कि आप पिछड़ क्यों रहे हैं, आपके MOU सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं। आप बजट ला रहे हैं, बजट इन चीजों पर वर्किंग कीजिए, किसान को आगे बढ़ाइए। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा, किसान बर्बाद हो जाएगा तो देश की तरक्की रुक जाएगी। ठीक है, किसानों को लेकर उनकी फसलों का उचित दाम उनको मिले, इसको लेकर बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान, और MSP को लेकर तो लगातार मांग उठी रही है। ठीक है गौरव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहला रिएक्शन सर, बजट में क्या कुछ उम्मीदें लगाकर आप लोग बैठे हैं, किस तरह की आस आम लोगों की? देखिए, बजट में जो अभी हमारा इंडिया स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, 2009 में हमारा एक फंडामेंटल राइट आई, राइट टू एजुकेशन, 2009 पे आई है। उसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसीज न्यू बन के आई हैं, उसमें अभी तक आपको बजट मिला 3% का महज। जो बजट मैं चाहता हूँ 6% का हो जाए, ताकि ये मेरा जो यूथ सामने बैठा है सबको रोजगार मिले, सबके स्किल्स डेवलप्ड हो, सबको अपना एक नौकरी करने का अपना एक रास्ता मिले, ताकि बढ़ चढ़ के अपना नौकरी करें और देश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप देखिए 1990 के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी भी हैं, 2014 का आंकड़ा देखोगे तो 17.5 थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इनका योगदान, जो इस समय हो गया है महज 4%। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी ये बजट दें, ताकि जितनी से जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आगे बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ, टैक्स पे आपको जो मुझे लग रहा है 2.5 लाख का स्लैब है, वो 5 लाख का होना चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसको राहत मिले और हर एक बंदा टैक्स देने के लिए आगे बढ़े। जैसे उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए, इस पे सरकार को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन है, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता में हमने बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल आप देखिए तो ग्राउंड लेवल पे बहुत चीजें सुधरी भी हैं, बहुत चीजें खराब भी हैं। जैसे छुट्टा जानवर आज भी घूम रहे हैं, क्या सरकार को नहीं पता छुट्टा जानवर से कितनी मौतें हो रही हैं रोज?
क्या सरकार को नहीं पता किसान की आय दुगनी हुई? सरकार ने बोला था हम आएंगे, इनकी आय दुगनी हो जाएगी। किस किसान की आय दुगनी हो गई है? आज किसान को अपने गन्ने का मूल नहीं मिल रहा। जो गन्ना, जो रात दिन एक करके बेचारा गन्ना उगाता था, उसको जब बेचता उसका मूल टाइम से नहीं मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है, बजट ऐसा लेके आए, इको फ्रेंडली लेके आए, जिसमें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का फायदा हो। ठीक है सर, लौटेंगे। शिवम त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। महंगाई को लेकर लगातार बात हो रही है, इन्फ्लेशन को लेकर, बाउंस बैक इकोनॉमी की कोरोना के बाद से ये भी तर्क दिया जा रहा है। आम आदमी को कैसे राहत मिले इस बजट से? किस तरह से आप आंकते हैं कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर यह धारणा होती है कि चुनावी वर्ष में जब कोई बजट पास किया होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं लोकलुभावन और घोषणाएं, ऐलान तो उसमें बड़े बड़े होते हैं, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन उनका होता नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे सवाल हैं और समय बहुत कम है, तो धीरे धीरे एक एक करके चलूंगा। सबने बहुत सारे सवाल, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को शायद इतनी गालियां दे दी, इतनी तो टोटलिटी में 4.5 साल में नहीं पड़ी। बहरहाल मैं आगे चलता हूं, शुरुआत करता हूं कांग्रेस वालों से। इन्होंने कहा कि हमारे जमाने में ट्रेन का 35 पैसे का टिकट होता था। इनके जमाने में ट्रेन में वॉशरूम में जब जाते थे ना, तो वो डब्बा जो होता है उसको भी बांध के रखना पड़ता था, कोई चूसा न चुरा के ले जाए। इतना शानदार रोजगार ये देते थे लोगों को। अब इनको वंदे भारत एक्सप्रेस कहां अच्छी लगेगी, क्योंकि इनके जमाने में तो सिर्फ इनके लोग और इनके परिवार और राहुल गांधी जी हवाई जहाज में बैठ सकते थे। गरीब आदमी को तो वही डब्बे वाली ट्रेन में जाना पड़ता था, तो इनको वो अच्छी ट्रेनें नजर नहीं आती। एक आपने कहा कि ये राम मंदिर को लेकर बड़ी बात करती है बीजेपी, और ऐसा लगता है कि महंगाई के सारे मुद्दे खत्म कर देती है। आपको कितना समय हो गया यहां पर अभी आज सुबह से एंकरिंग करते हुए? 4-5 घंटे तो हो ही गए होंगे ना जी। अगर सिर्फ भजन कर रहे होते तो क्या बैठ पाते? अगर इस देश की जनता 2014 से प्रधानमंत्री को और 2019 से 2017 से योगी आदित्यनाथ जी को वोट दे रही है, तो इसका मतलब खुश तो है ना वो। अब किसानों पर आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के माँ बाप किसान होंगे। बताओ जरा मुझे कि 2014 से पहले कौन से के पिताजी और माताजी ने मर्सिडीज ले ली थी, एक किसानी खेती कर करके? ले ली थी क्या सर? नहीं ली थी ना। हालात सुधरे, मैं नहीं कह रहा हूं 100% सुधर गए, बिल्कुल नहीं। 100% सुधर जाता तो हम तो एक डेवलप्ड कंट्री होते, लेकिन जब 58 साल तक इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद कर गए हो तो जाहिर है भरने में समय लगेगा, और भर रहा है। अब और चीजों पर आता हूं। आपने कहा कि बजट में क्या क्या चीजें, मुझे लगता है कि आपने जो ये चुनावी स्तर पर कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर एज इट इज एक बेसिक बजट देके लोगों की चीजों का ध्यान रख के तब भी चुनाव में जाएगी तो जीत जाएगी। उसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप मुझे एक चीज बताइए, महिला सुरक्षा एक विषय है कि नहीं है? 2014 और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का हाल आपको याद है कि नहीं है? बराबर में एमिटी है, महिलाएं बच्चियां बाहर निकलकर घूम नहीं सकती थी, आतंक क्या होता था। आज आप बताइए फर्क है कि नहीं है? फैसला ऑन द स्पॉट होता है कि नहीं है? उनके वाले तो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार कर दिया तो क्या हो गया, फांसी चढ़ा दोगे क्या? आज वो हमें आकर महिला सुरक्षा पर बता रहे हैं। बताइए कमाल हो गया। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। 3 लोगों ने गालियां दी, उन्होंने नहीं, उनको नहीं रोका आपने। मैं जवाब देने के लिए 3 मिनट मुद्दा बजट का है। बजट उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए भाजपा कुछ करेगी? अब ये देखिए बीजेपी वालों के साथ या फिर उनके समर्थकों के साथ कैसी नाइंसाफी होती है, मतलब बोलने में नहीं दिया। इंद्रजीत जी आऊंगा आपके पास। अनिला जी, आपने कहा इन्फ्लेशन रेट को लेकर, देखिए 5.88% थी इन्फ्लेशन रेट, उसके बाद गिरकर 5.72 के समथिंग इन्फ्लेशन रेट आया। महंगाई दर कागजों में तो कम हुई, लेकिन ये कुछ एक आंकड़ा जो है ये मैं लेकर आ रहा था भाई। आटा तो जुलाई 2022 और जनवरी 2023 तक का ये आंकड़ा है, मतलब 6 महीने का आंकड़ा कि आटा जो है 300 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, वो 350 हो गया है। चावल जो है 30 रुपये प्रति किलो, वो 40 रुपये। इस तरह से जो ये दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कागजों में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट कम है, लेकिन जनता की जेब पर जो बोझ है वो उतना ही पड़ रहा है, लगातार उत्तरोत्तर तौर पर बढ़ रहा है। जी देखिए, जो नंबर्स होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते। जो आपने अभी इन्फ्लेशन रेट बताया और जो साउथवर्ड जा रहा है, यानी डिप कर रहा है जो इन्फ्लेशन रेट, तो डेफिनेटली जो स्टैटिस्टिक्स है उसी के आधार पे ये इन्फ्लेशन रेट जो है उसको कैलकुलेट किया है। अभी आपने कुछ चीज़ों के दाम बता दिए। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल है वो जनता से ऊपर तो होता नहीं है, और वोट की चोट ऐसी होती है कि आपको बाहर भी कर देती है और आपको सत्ता में भी बैठा देती है। तो 14 की बात कर ले, 17 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, 22 की बात कर ले, लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम फहराया है, तो ऐसे ही है। उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख तो नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाह रही है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। तो सीधी सी बात है, उनको भरोसा है। भरोसा इसलिए है
क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सरकार है। यहाँ पे अपने खानदान यानी डायनाक्रेसी नहीं चलेगी, यहाँ डेमोक्रेसी चलेगी। यहाँ डायनार्क्स नहीं चलेंगे कि पिताजी, फिर पिताजी के पिताजी, फिर पुत्र के पुत्र, इसी प्रकार से राजनीतिक दल के अध्यक्ष बनेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब। और किसानों की अगर मैं बात करती हूँ तो किसान सम्मान निधि में सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पे, यानी सबसे ज्यादा क्या अव्वल नंबर पे है तो उत्तर प्रदेश किसान है। सम्मान निधि में कुछ इजाफा होगा क्या? मैं यहाँ पे मैं अपना जितना मेरा बोलने का अरीना है वो मैं जानती हूँ। जिस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है मैं उसके ऊपर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूँगी, परंतु मैं ये बता दूँ कि किस प्रकार से हेरा फेरी होती थी। अगर मैं उर्वरक की बात करती हूँ, खाद की बात करती हूँ, नीम कोटेड यूरिया क्यों शुरू किया गया? यहाँ पर कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत पूरे भारतवर्ष में जितने भी यूरिया प्लांट थे सब बंद कर दिए थे और इंपोर्ट करती थी। और इंपोर्टर्स कौन थे? उनके साथ मिलकर बिजनेस करते थे कि यूरिया इंपोर्ट होगा। ये भारत हमारा बना दिया गया था। आज की तारीख में किसानों को काला बाजारी करके यूरिया यानी खाद खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गन्ना पेमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, अगर किसानों की मैं बात करती हूँ, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और क्यों है? सारा पेमेंट पहले का क्लियर कर दिया गया है, थोड़ा सा बाकी है, वो भी हो जाएगा। ठीक है मैम, लौटूंगा आपके पास। इंद्रजीत जी को कुछ कहना चाह रहे हैं एफआरपी को लेकर। किसान कितने रुपए प्रति क्विंटल अपनी फसल बेच रहा है, अभी इसको लेकर भी अभिमन्यु जी ने कहा कि कोई कंफ्यूजन है। मेरी बहन ने जो बातें कही है मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ जी। 2012 में गन्ना 2,290 रुपये खरीदा जाता था। अब तो रेट ही घोषित नहीं हो रहा, लाखों पत्र चले गए हैं, सोशल मीडिया पे हो गया, हैशटैग से हो गया है 2,290 और 350, केवल 60 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 10 साल में कीमत गन्ने की बढ़ी है। आप कैसे किसान की आमदन को दुगनी कर रहे हैं? और मेरे छोटे भाई शिवम जी अभी कह रहे थे मर्सिडीज की बात और ओडी की बात। आप 50 किलोमीटर के दायरे में आपका निवास है मेरे छोटे भाई, ये 50 किलोमीटर से बाहर निकल के देखिए, बुग्गी में पहिया भी नहीं है और आदमी पेट्रोल की गाड़ियां और डीजल के लिए अपने घर पे उन्होंने टांगे हुए फोटो आते हैं, वीडियो आते हैं जी। आप हाईवे बनाए, आपने हाईवे पे आपने पहले डीजल और पेट्रोल महंगा इसलिए बेचा कि उसमें से कुछ पैसा सेज के नाम से निकाला कि हमें रोड और पुल बनाने हैं, और आप फिर टोल टैक्स भी ले रहे हो। एक चीज से 2 टैक्सेस कैसे ले सकते हो? या तो आप डीजल पेट्रोल सस्ता करो या आप टोल टैक्स लो, 2 मार्क कैसे आप कर सकते हो? ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। आने वाले समय टैक्स की भी कहीं ना कहीं दोहरी मार जो है वो आम जनता पर पड़ती है, ये एक पॉइंट है। अभिमन्यु जी आपका एक पॉइंट, उसके बाद शिवम जी आपके पास आ रहा हूँ जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, ना मुझे ज्यादा गणित आता। मैं कहना चाहता हूँ ये किसान सम्मान निधि अपने पास धर लो। सरकार का आंकड़ा है कि 20,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को फालतू पैसा देना पड़ता है। कारण जीएसटी लगा दी कृषि इक्विपमेंट में, 40 रुपए का डीजल 100 रुपए का है, बिजली का रेट 7.5-8 रुपए का पड़ रहा है हमें, मजदूरी महंगी, खाद के कट्टा जो है ना ब्लैक होता है, सबको पता है, यूरिया डाई मिलेगा नहीं, सबको पता है, सब जानते हैं। जो असली किसान है, जो वैसे किसान है अडानी जैसे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम कहना चाहते हैं, देखो एक बात, देखो बात करनी चाहिए जो सच्चाई की हो। बात ये है कि मेरी जेब से तुम पैसा ले लो, प्यार से ले लो, कोई बात नहीं, 10 रुपए 20 रुपए जेब काट लोगे तो डकैती है। तुम जेब क्यों काट रहे हो? किसानों को लूट क्यों कर रहे हो? जो किसानों को जो फसल का वाजिब दाम है वो मिलना चाहिए। काउंटर सवाल अभिमन्यु जी, राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव, पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में आप देखिए, किसानों से ये वादा किया था कर्ज माफी का, वो पूरा नहीं हुआ सर। मैं कहना चाहता हूँ, विश्लेषक साहब यहाँ बैठे हैं, हो तो गए 2 भाजपा वाले, लेकिन कोई बात नहीं। मर्सिडीज की बात कर रहे थे भैया, मर्सिडीज में तो हम जब पहुंचेंगे, जो मेरा ट्रैक्टर है वो तो 10 साल में एनजीटी ने बंद करवा देगी। अब किसान लेके नहीं चल सकता हाईवे पे। डीजल गाड़ी है, 10-10 लाख की गाड़ी है, 5-5 लाख की गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, इनमें क्या आग लग रही है? वैसे क्या कुछ अपेक्षा है? जल्दी से सर, जल्दी से अभिमन्यु जी, अपेक्षा है क्या कुछ है? क्या कुछ मांगे, अपेक्षा है उस पर जल्दी से? 6 करोड़ नौजवान बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में। मेरे गांव का लड़का सुबह 4 बजे दौड़ लगाता है, हमसे पूछो ना, उसका खेत गिरवी रखा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड पे जो 3% सब्सिडी मिलती थी, आज 2.5% करती चुपचाप इन्होंने। अरे लूट मची हुई है चारों ओर, लेकिन गाल बजा लो जो मर्जी है तुम्हारी। आखिरी कमेंट शिवम आपका, आखिरी कमेंट। अरे आखिरी कमेंट शिवम, संस्थान बना दिया हमने। देखिए इतने सारे सवाल मुझसे पूछे गए, जवाब देने का मौका थोड़ा जल्दी समय का। और देखो बिना मोबाइल में देखे बोला है, हकीकत वो होता क्या है, मोबाइल लिए बैठे, वो होता क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए लिखना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी समझ होनी जरूरी है। खैर
लूट मचा रखी है इन्होंने कहा। विद्वान मोदी जी के साथ है। ये अभिमन्यु जी विद्वान प्लीज मोदी जी देखिए समय का थोड़ा दर्शकों ताई है, कहती है मैं दर्शकों तो के प्याज समय नहीं का सम्मान खाती। कीजिए अभिमन्यु जी प्लीज चावल मौका की दिया बात मैंने है कि आपको मैं चावल नहीं खाती। मौका दिया मैंने दूध की आपको बात है प्लीज कि मैं मट्ठा नहीं पीती। टॉलरेंस इनका क्या कह सकते हैं? त्यागी जी क्यों लड़ रहे हो, प्यार से बात कर लो ना। टॉलरेंट देखिए कितने, आपने कहा लूट मचा रखी है, लूट तो मचा रखी है इस सरकार ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हेराल्ड में जो हजारों करोड़ इन्होंने लूट लिया था, इनके राज परिवारों ने सारा निकाल लेंगे इनसे अभी। के लिए ये किसके विश्लेषक है, पहले यूं तो बता आप दो। इनको रोक पाओगे कि नहीं? अरे भैया विश्लेषक चलिए का ठीक है पता तो ठीक लगे, है माफी के किसका साथ विश्लेषक? माफी के हाँ, दूसरा, साथ माफी नहीं, के नहीं, साथ जनता का चल- विश्लेषक है, क्या सत्ता हो का गया? विश्लेषक है। समय खत्म हो रहा है 30 भैया सेकंड विपक्ष का कौन विश्लेषक होता है? अभिमन्यु जी, भाई 30 सत्ता सेकंड, सवाल एक पूछो, सेकंड सर। आप जनता से प्लीज, पूछ रहे हो, आप देखिए, बताइए आप बताइए आप आप बताइए। देख रहे हैं भैया, मतलब थोड़ी सी सत्ता से सवाल चार पूछ तीखे रहा था। सवाल पूछ दो तो इनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे राहुल चलिए, गांधी की हो मतलब जाती है। विपक्ष का आखिरकार विश्लेषक- प्रवक्ता तो उन्हीं के है ना, मेरे पास कुछ खत्म भी हो गया। उल्टा सीधा माफी बोल के साथ रहे हैं। रोकना चाह रहा हूँ मेरी आवाज माफी के भी साथ ज्यादा रोक रहा है, लेकिन मैं चिल्ला रहा माफी हूं। के साथ रोक रहा हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी जी, अनिला जी, इंद्रजीत सिंह जी और गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी आस लगाए बैठी है केंद्र सरकार की तरफ, क्योंकि मसले कई हैं, बेरोजगारी से लेकर महंगाई और जिस तरह से टैक्स की मार लोगों पर पड़ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों को किस तरह से राहत दी जाएगी, इस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी और तमाम जो अपडेट्स हैं वो TV9 के जरिए आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।